हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड मैथ क्लास। आज जो हम बात करें हमारे पास ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड है। इससे पहले हमने दो चैप्टर कवर किए। हमें पहले उन दोनों चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई, जिसने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है उनको हल्की बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर मैं ट्राई करूंगा उसको दिक्कत ना आए। ठीक है, सुनो भाई। तो चैप्टर का जो मेरे पास नाम है भाई वो है अपवाह। पहले समझो अपवाह का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें जो पहली डेफिनेशन बताइए अपवाह के बारे में बताइए कि अपवाह क्या होता है भाई। एक क्षेत्र के नदी तंत्र, ठीक है, नदी की जो पूरी व्यवस्था है, नदी कैसे कैसे बह रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज लगे हुए हैं, या फिर मान लो कौन कौन सी नदी मिलके वो नदी बनी है, मतलब नदी के बारे में जितनी बातें हैं, ठीक है, उसकी जो व्याख्या के लिए जो उपयोग होता शब्द है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। सिंपली बोलेगा, नदी का जो तंत्र है, नदी के तंत्र के उपयोग, मतलब कि जो नदी के तंत्र की जो व्याख्या करता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। भाई दूसरी बात है अपवाह द्रोणी क्या होती है। देखो यार, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। सिंपल सी बात है बस। यहाँ पे देखो क्या होता है इसमें कि एक नदी तंत्र के द्वारा, एक जो नदी के पूरा तंत्र है, ठीक है, उसके द्वारा जिस क्षेत्र का जल, जिस जगह का पानी बहाया जाता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो विश्व की भाई जो मेरे पास सबसे जो बड़ा है, देखो, तो विश्व की सबसे जो बड़ी अपवाह द्रोणी है भाई वो समझो क्या है। तो विश्व की सबसे जो बड़ी अपवाह द्रोणी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है भाई। ये जो अमेजन नदी है भाई, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जगह का पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। अगली बात भाई, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है। ठीक है, ये विश्व की थी, और जो भारत की जो भाई वो सबसे बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी बहुत सारे जगह का पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तुम्हारे घर के आसपास जो भी नाले वगैरह बह रहे होते हैं ना, वो ज्यादातर नाले गंगा नदी में जाके मिलते जरूर है। भाई अगली बात करते हैं कि जल विभाजक क्या होता है। कह रहे कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, ठीक है, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक बोलते हैं। भाई जल विभाजक का मतलब क्या है। मान लो नदी बह रही है, नदी बीच में से पहाड़ आ गई, नदी के दो हिस्से में बट गई, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे बोल देंगे जल विभाजक। अगली बात करते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र कैसा है। जो भारत है, भारत का अपवाह तंत्र किस प्रकार से है। ठीक है, तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। देखो भाई, जो भी आकृति बनी है, जो भी पहाड़ पहाड़ बने हुए, मैदान बने हुए, इन सब के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया भाई। देखो, जो भारत की नदियां उनको दो हिस्सों में बांटा गया। पहले बोलते हैं हिमालय की नदियां, दूसरे बोलते हैं प्रायद्वीप नदियां। ठीक है, तो पहले बात करें भाई हिमालय की नदियां क्या होती है। ठीक है, अब सुनो। तो कह रहे कि हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी नदियां होती है। 12 मासी नदियां मतलब वही से पूरा पूरा साल भर पानी होता है, पूरा 12 महीने पानी होता है। इनमें वर्षा पानी आता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वत से पिघलने वाले हिम हिम का मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। देखो भाई, जो हमारे पास ना हिमालय की जितनी नदियां हैं, वो शायद उन समय क्या है, पूरे 12 के 12 महीने पानी आता है। ठीक, 12 महीने पानी रहने के कारण क्या भाई, जो ये सारे सारे इसमें जो पानी आता है, देखो क्या होता है, वर्षा के अलावा, बारिश के अलावा जो हिमालय वगैरह है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास मान के जो हिमालय के जो बर्फ पिघलते हैं उसमें से पानी आता है, वो भी इसी के अंदर आता है। अगली बात तो भाई, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। देखो कह रही कि जो सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के उत्तरी हिस्सा से निकलती है। ठीक है, जो उत्तर की दिशा है उस तरफ से निकलती है। फिर इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। भाई ने पर्वत को काटा, ठीक है, और उसके बीच में जगह बना रखी है, इस तरीके से है। अब सुनो, अगली बात करते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान, तो जहां से वो पैदा हुई है, उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। देखो भाई, जितनी भी हिमालय की नदियां हैं वो सारे से जहां से उत्पन्न हुई है, जहां से बहने शुरू हुई है, और जाके समुद्र के लंबे रास्ते का तय करती है। मतलब कुछ भी हो भाई, समुद्र में जाके मिलता जरूर है। फिर अगली बात करते हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन किया करते हैं। मतलब कि भाई देखो, होता ऐसा है, कह रहे कि जिस रास्ते से नदियां जारी होती है उसके ऊपरी भाग में बहुत ही तेजी से, मतलब कि बहुत सारा सामान बहते हो जाती है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। भाई ये करती क्या है, अपने साथ देखो छोटे मोटे कूड़े तो लेके जाती है साथ में, ठीक है, जो मृदा वगैरह है, छोटे मोटे कूड़े लेके जाती है, साथ में बहुत सारे मिट्टी सिल्ट वगैरह और बालू वगैरह, ये सब एक साथ अपने अपने साथ बहाते हुए ले जाती है। तुमने भाई देखा होगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो समुद्र के नदी नदी होती है, नदी के अंदर से बालू निकालते हैं, रेत निकालते हैं, और उन्हीं से घर वगैरह बनते हैं। अगला, मध्य एवं निचले भागों में से ये नदियां विसर्प, गोकुल झील और गोकुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृति का निर्माण करती है। भाई जितनी भी नदियां होती है अपने बीच के हिस्से में, और जो उनका जो निचला हिस्सा है, मतलब ऐसे नदियां बह रही है, ठीक है, इतनी ऊपर भाई धरती है इनकी, यहाँ पे
बहुत सारी आकृतियां बनाती हुई निकलती है, बहुत सारी आकृतियां बना देती है एक साथ ही। तो उसके बाद सुनो भाई, कह रही कि ये पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण भी करती है। भाई देखो डेल्टा इतने से मान लो कि किसी जगह का बना देगी, ठीक है, फिर मान लो कोई वो नुकीले सा पहाड़ बना देगी, इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये चीज है। फिर हाँ भाई, जो नेक्स्ट पास है वो है हिमालय की प्रमुख नदियां। हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? वैसे वो भी सिंधु नदी, गंगा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद वो देखो भाई ये सारे सारे हो गए। अब क्या देखिए, सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां है। ये मैं तीन नदियों के नाम बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन हिमालय से निकलने सबसे मेन नदी है। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। होता है ऐसा भाई, ये जो तीन नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, भाई ऐसी नदियां हैं जिसमें और भी छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है। फिर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगर बात करें नदी तंत्र क्या होता है भाई, नदी तंत्र का मतलब है कोई एक नदी है, ठीक है, और उसकी जितनी भी सहायक नदी है, सहायक नदियां होती है जो आके मिलती है। जैसे मान लो कि देखो ये क्या है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनमें जब छोटी छोटी नदियां मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अगली बात तो भाई, सिंधु नदी तंत्र क्या है? मतलब जो सिंधु नदी है उसमें और कौन कौन सी नदियां आकर जुड़ी हुई है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर, ठीक है, मतलब कि मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। इसकी शुरुआत कहाँ से है? तिब्बत में, ठीक है। फिर और बहती हुई, हम्म, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। पश्चिम की तरफ ये जो नदियां बहती है, ठीक है, ये जो सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ बहती है और लद्दाख की तरफ से हमारे भारत के अंदर आती है। फिर अगला, हाँ भाई, इस भाग में से, हम्म, इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का, मतलब कि गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब कि गार्ज का निर्माण का मतलब क्या भाई, बहुत ही मान लो कि अच्छे अच्छे भवन बनाती है। फिर मान लो कि अगर बोला जाए ना, ये नदियां बह रही है, इसके साइड में बहुत ही अच्छे खासे फूल वगैरह अपने आप खिल जाते हैं, बहुत ही अपना अच्छा सा दृश्य बना देती है अपने आप ही, ठीक है। अगला मास है कि सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए हाँ भाई, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर जाती है। भाई जगह का नाम, ठीक है। मतलब कि क्या बोला कि सिंधु नदी जो है वो पहले बलूचिस्तान तथा गिलगित गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये सारी बातें, ठीक। अगला पास है कि नेक्स्ट, इसकी सहायक नदियां कौन सी? सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है? देखो, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे कि जास्कर, ठीक है, नुब्रा, उसके बाद में श्योक तथा हुंजा। ये सारी सारी नदियां मिला के भाई सिंधु नदी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी? तो भाई वैसे 2900 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। तो सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से जो सिंधु नदी है वो पूरी दुनिया में जितनी भी लंबी लंबी नदियां हैं उसमें से एक नदी ये भी है, ठीक है। अगला, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर मिलती है। भाई लास्ट में क्या होता है, एकदम लास्ट में वो कराची से पूर्व की ओर जाती है, ठीक। कराची के रास्ते होते पूर्व की ओर जाती है और अरब सागर होते कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। भाई ध्यान रखिए चलना, ये जो है ना 2900 किलोमीटर क्या है, देखो मतलब कि यहाँ से नदी का पानी निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है, जहाँ भी अब जा रहा है, ठीक। और मान लो यहाँ पे ये क्या समुद्र में मिल जा रहा है, ये क्या समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र में जाके मिल गई ये नदी, ये नदी हमारे पास है, ठीक है। और ये क्या है, समुद्र में आके मिल गई। तो बोलेंगे यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। तो ये जो पूरी इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं एक तरीके से, इसी को बोलते हैं भाई कि इसकी लंबाई कितनी, मतलब जो नदी है उसकी लंबाई टोटल है कितनी। अब सुनो अगली चीज, अगला, भाई गंगा नदी तंत्र क्या है? जो गंगा नदी उसका तंत्र क्या है? तो जो इसकी लंबाई है, लंबाई, तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक। इसकी मुख्य धारा उसको बोलते हैं भागीरथी, गंगोत्री, हिमनद से निकलती है, ठीक है, ये तीन जगह से निकलती है, ठीक है। इन तीनों में नाम याद होने चाहिए। भाई अगला मेरे पास है कि अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इसमें मिलती है। भाई जो अलकनंदा नदी है वो गंगा में कहा मिलती है? भाई देव प्रयाग जगह से जाके मिलती है, ठीक है। फिर अगली बात करेगा, हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग छोड़कर मैदानों में आती है। क्या होता है हरिद्वार में गंगा और जो पर्वतीय भाग छोड़कर, ठीक, वो मैदान में आकर मिल जाती है, ठीक। फिर अगला, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, ठीक है, मतलब कि गंगा में मिलती है। और यमुना और मतलब कि जो होता है गंडक और कोसी, ठीक है, इन सभी ये सारी सारी नदियां भाई यहीं पे आके मिलती है, ठीक है, मतलब गंगा नदी में आके मिलती है। अगली बात करते हैं कि मैं जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन सी नदियां मिली है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व, ठीक है, तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत से काफी नजदीक से मिलती है। भाई देखो इन तीनों नदी के नाम बताए, ठीक है, तो मानसरोवर झील
के साथ साथ सिंधु और जो सतलुज है, इन ये सारे इसमें आके मिलते हैं। अगला भाई, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है भाई। इसकी जो लंबाई जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई हो क्या है, सिंधु नदी से बस कुछ ही ज्यादा है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत में स्थित है, मतलब कि भारत से बाहर स्थित है। ये जो भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका ज्यादातर भाग स्थित कहाँ पे है, वो भारत से बाहर जाके स्थित है। फिर यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है भाई। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ बहती है, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के साथ साथ में पूर्व की ओर बहती है। मान लो कि हिमालय पर्वत ऐसा है, ठीक है, और इसी के रास्ते से बहती हुई जाती है नदी। हाँ भाई, नामचा बारवा शिखर, इसको बोलते हैं भाई 7,757 मीटर के पास। यह अंग्रेजी के, मतलब कि अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहाग्र के नाम से जाना जाता है। देखो सिंपल सी बात करेगी, ये ऐसे है, पहले यहाँ से सीधी जा रही है, लास्ट में आके ऐसे भारत की ओर मुड़ के, ठीक है, ऐसे मुड़ के फिर जाके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के संगपो एवं बांग्लादेश जमुना घाट। देखो भाई क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोल रहा है। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद भाई इसकी सहायक नदियां दिबांग, लोहित, केनुला, दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। देखो ये सारी मैंने। अगला हमारे पास है कि ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत की गाद होती है भाई। जो तिब्बत है, ठीक है, मतलब कीचड़ कम होती है, क्योंकि तिब्बत एक शुष्क तथा शीत क्षेत्र है। देखो यहाँ पे जो कीचड़ वगैरह काफी कम होती है, क्योंकि वो एक शुष्क और शीत वाला क्षेत्र, मतलब कि हल्का ठंडा मौसम वाला क्षेत्र है। फिर अंदर बात तो भाई की जो अगला है सुंदरवन डेल्टा, ये है तो होता क्या हमारे पास, सुनो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। ठीक है भाई, डेल्टा तुम गूगल पे देख सकते हो भाई, नदी के अंदर डेल्टा क्या होता है। फिर सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी के पेड़ों के कारण पड़ा। देखो भाई, जो हमारे पास क्या है कि सुंदरवन में जो हमारे पास क्या है, सुंदरी का पेड़ होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एक तीसरा डेल्टा बोला गया, मतलब सुंदरवन का सुंदरवन डेल्टा बोल जाता है। ठीक, अब अगली बात तो भाई इसकी जो प्रायद्वीप नदियां कौन कौन सी है, क्या अधिकतर प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती है, मतलब कि कुछ मौसम में पानी है, कुछ मौसम में पानी नहीं, क्योंकि इनका प्रभाव मतलब वर्षा पर निर्भर करता है भाई। जिनका प्रभाव जितनी बारिश होगी तो बहेगा, वरना नहीं बहेगा, वरना सूखा पड़ा रहेगा। फिर अगला, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। अब क्या होगी, जब शुष्क मौसम होता है, जो बहुत बड़ी मौसम है, ठीक है, बड़ी नदियों का जल है वो भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहता है। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो नदियां सूख जाती है, ठीक है, इसलिए क्या, उसका पानी बहुत ही कम कम मात्रा में बहता है। फिर उसके बाद भाई हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम छिछली है। छिछली मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी है। ठीक, यहाँ करेगी हिमालय की नदी की तुलना में जो भी प्रायद्वीप की नदियां काफी छोटी होती है। ठीक, उसके बाद फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। तो भाई वही वाली बात करें, इसमें कुछ कुछ तो कहीं और से निकलती है। हाँ भैया, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, ठीक है, मतलब धरती के किसी ऊंची जगह से निकलती है, तब पश्चिम की तरफ बहती रहती है नदियां। अगली बात करते हैं भाई की, देखो जो नेक्स्ट पास है वो है कि प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाटी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। देखो भाई मैंने कहा कि जो प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, उसकी जो अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिम की घाट से निकलती है, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अगली बात करते हैं प्रायद्वीप की मुख्य नदियां। जो प्रायद्वीप है उसकी मुख्य नदियों क्या क्या नाम है भाई, वो सुनो। पहला भाई नर्मदा, ठीक है, पानी द्रोणी, उसका बोलते हैं गोदावरी, ठीक है, जो नेक्स्ट भाई मतलब कि महानदी, कृष्ण द्रोणी, ठीक है, कावेरी द्रोणी, ये सारे सारे नाम है इसके। ठीक है, तो भाई और ना लाइन से सबके बारे में बता रखा है कि नर्मदा द्रोणी क्या है। तो नर्मदा का उद्गम मतलब कि कहाँ से उत्पन्न हुई है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी इसकी शुरुआत कहाँ से, एक अमरकंटक नाम पहाड़ी वहीं से हुआ है। अगला, यह पश्चिम की और एक मतलब की भ्रंश घाटी में बहती है। वही ना पश्चिम की ओर क्या एक घाटी है, इसका नाम भ्रंश है भाई, उसी के अंदर बहती है, इसका सारा पानी वहीं जाता है। फिर उसके बाद समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदियां बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। देखो ये जो भाई नदी में पास है, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, वो क्या है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी नदियों का एक तरीके से मान लो नजारा देख लेती है।
उसके बाद जबलपुर के निकट हाँ भाई, संगमरमर के शहरों में यह नदी नदी गर्जे हाँ भाई, नदी नदी गहरे गार से बहती है तथा जहाँ यह नदी ढाल से गिरती है वहां धुआंधार ये बस ये बोल रखा है कि मान लो ऐसे पहाड़ सा है, ठीक है, ये पहाड़ है, इसके ऊपर से नदी की ऐसे झरने का पानी गिर रहा है, जहाँ पे होता है ना भाई, जहाँ पे ऐसा है वहां पे सब जगह क्या रखा है, अगर सिंपल सी बात बोले वहां पे सब जगह सिर्फ पानी के धुएं धुएं होते हैं। उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन सी है? जो नर्मदा नदी द्रोणी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पहला, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, ठीक है भाई, बस ये वाली बात बता रखी है कि जो हमारे पास नर्मदा नदी है, ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब कि देखो कह रहे हैं कि नर्मदा की सबसे सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। नर्मदा जिन जिन नदियों से मिलकर बनती है वो सारी की सारी नदी का भाई काफी छोटी है। उसके बाद अगली बात जो मेरे पास है, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। वैसे नर्मदा नर्मदा द्रोणी है, ठीक है, वो क्या है, एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरा गुजरात, इन दो जगह काफी फेमस है ये। उसके बाद में क्या होता है, कह रही कि तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में। देखो भाई ये वाली बात बता रखी कहाँ कहाँ पे, बस उसका एड्रेस है। अगली चीज, यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है भाई, मैं क्या बोला कि ये जो मेरे पास जो ताप द्रोणी है, ये कहाँ में, जो तापी द्रोणी कहाँ बहती है भाई, ये भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। जो ताप द्रोणी इसकी लंबाई काफी कम है। फिर इसकी हाँ भाई, द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में, भाई इसका जो एक तरीके से मानो कि जो शुरुआत है वो कहाँ पे, एक तो मध्य प्रदेश में, अगला है गुजरात में, और तीसरा भी तीसरा से महाराष्ट्र में। इन इन तीन जगह पे ना इनके एक तरीके से मान लो इसका स्थान है, ठीक है, ताप द्रोणी का। अगली बात करते हैं पास कि अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। तो भाई ये वाली बात रखिए कि जो अरब सागर है, ठीक है, जो उसके बाद जो अगला है कि पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान है वो काफी ज्यादा मतलब कि मतलब काफी संकीर्ण है, मतलब काफी ज्यादा मजबूत है, या फिर बोल सकते हैं कि काफी भावुक है। फिर इसलिए तटीय नदी की लंबाई बहुत कम होती है। देखो इसलिए जो तट की नदी है उसकी लंबाई काफी कम होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि मान लो कि अगर लंबाई कम नहीं होगी, बहुत लंबी लंबाई है, तो बाढ़ आने के ज्यादा चांस होते हैं। फिर अगली बात करते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाले मुख्य नदी उसको बोलते हैं साबरमती माही। जो अगला पास है उसको बोलते हैं भाई कि माही, फिर जाके नेक्स्ट है, हाँ देखो, साबरमती, माही, और जो अगला है वो क्या भाई, भारत पूजा था पेरियर, ठीक। तो ये सारे सारे इसी के अंदर आते हैं। फिर अगली बात भाई गोदावरी के बारे में। हाँ भाई, जो अगला है उसको बोलते हैं मतलब कि गोदावरी द्रोणी। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है भाई, जो गोदावरी हो गया सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उसके बाद यह महाराष्ट्र के नासिक, हाँ भाई, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों ढालों से निकलती है। और भाई देखो ये जो व्यवस्था जो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? पश्चिम की घाट से निकलती है, ठीक है। जो अगली चीज मेरे पास है, ये बहकर बंगाल की खाड़ी से मिलती है, ठीक है। और भाई जो हमारे पास है, जब यहाँ से देखो यहाँ से बहना शुरू होती है, फिर क्या होता है, जब ये बहते बहते क्या होता है कि इस खाड़ी हमें बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल जो बंगाल है वहां पे जो खाड़ी जो गड्ढे है वहां पे सारा पानी आके गिरता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी थोड़ी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में सम्मिलित है, मतलब स्थित है भाई, ये सारे सारे के इस जगह पर स्थित है। उसके बाद जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और जो अगली बात मेरे पास है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, जैसे कह रहे कि हाँ भाई, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, ठीक है, पहिंसा पहिंसा, ठीक है, बंजारा, उसके बाद भाई की वेनगंगा, ये सारे सारे हमारे पास क्या है, इसकी सहायक नदी किसकी, गोदावरी नदी की। तो मैं इसके अंदर ध्यान रखें, इसके एमसीक्यू आते हैं, हमारा पछताओगे बाद में, ठीक है, इसके एमसीक्यू गारंटेड आते हैं। फिर उसके बाद
हाँ भाई, इसकी अगली बात करते हैं। देखो, कह रहे बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना। देखो भाई, ये जो गोदावरी नदी है काफी बड़ी है, ठीक है। अगर गोदावरी नदी काफी ज्यादा बड़ी है तो इसको ना इसके अलग रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। अगली बात इसको बोलते हैं भाई महानदी द्रोणी, ठीक है। देखो महानदी द्रोणी और जो उसका अगला है कृष्ण नदी, बस इनके बारे में पढ़ लो, तुम्हें सारा इतना याद हो जाएगा। जितने नदी ना बस उनके बारे में पढ़ना है आप सिर्फ, ठीक है। देखो ये रहा कावेरी द्रोणी, ठीक है। कावेरी यहाँ तक ना भाई तो पढ़ लेना। अगली बात करते हैं झील क्या होता है। पृथ्वी की सतह के गर्त, हाँ भाई, गर्त वाले भाग से जहां जल जहां होता है उसे झील कहते हैं। भाई ऐसा होता है बहुत सारी जगह, और एक जगह ऐसी होती है यहाँ पे पानी जमा हो गया, यहाँ पे जो पानी जमा हो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं झील, ठीक है। फिर बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा था, जो भी जो बहुत ही बड़े आकार वाले जो झील को उसको समुद्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कैस्पियन, ठीक है, मृत तथा अरल सागर, ये सारी। अगली बात है भाई कि झीलों की उपयोगिता। जो झील है, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। सबसे पहला बाढ़ की रोकथाम। देखो बाढ़ सारा पानी सिंचा जाता है। अगले पास है नदी के बदलाव, अभी नदी के बदलाव को सुचारू रखना, मतलब जो नदी के जो नदी का एकदम जो फ्लो बना हुआ है उसको सुचारू रखना, कि कभी बहुत तेज पानी आएगा, बहुत कम आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला भाई जल विद्युत का निर्माण। जब देखो अगर ना जो झील वगैरह है वो जहां से भी गिरते हैं ना, जो उसका पानी है उसमें क्या होता है, हम उसके साथ आसानी से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जो अगला मतलब भाई कि जलवायु को सामान्य बनाना। भाई जो हमारी जो जलवायु है वो सारी तरह का सामान्य हो जाती है, मतलब एक जैसी हो जाती है। फिर अगली बात करते हैं जो वैसे कि जलीय परितंत्र को सुनिश्चित करना। हाँ भाई देखो, तो अगला इसका जो जलीय परितंत्र है उसको संतुलित करना। जो भी पानी के अंदर जो रहने वाले जीव है उनका संतुलित करते हैं, मतलब कि ना तो घट रहे ना बढ़ रहे, बहुत ज्यादा भी बढ़ रहे थोड़ा बहुत बढ़ रहे। अगली बात करते हैं भाई की पर्यटन को बढ़ाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ जब बाहर के देश के जो लोग हैं, ठीक है, उस वो हमारे देश में आ लगे झील वगैरह देखने के। जैसे ना वो जो केजरीवाल है, ठीक है, दिल्ली में आता हूँ, जो बोला कि हम दिल्ली को मतलब कि झीलों का शहर बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसको भी, उसने बोला कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। तो झीलों का शहर तो बना नहीं भाई, बारिश जब हुई थी तो उस टाइम जरूर बन गया था। झीलों का शहर बनाएंगे, ठीक है। अब सुनो उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट मेरे पास है भारत में झीलें, ठीक है, ये टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और जो अगली बात करते हैं भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें, जो इसका इन सबका नाम याद रख लेना, ठीक है। भारत में मानव निर्मित झीलें, मानव ने कौन कौन सी झील बनाई हुआ है। अगली बात तो भाई कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, ठीक है। जो नदी है, ठीक है, उसके अर्थव्यवस्था में जरूरत क्या पड़ती है, ठीक। पहली चीज, भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है, वहां सिंचाई सिंचाई होगी भाई कि अगला वर्ष होगा अ, नौ संचालन, ठीक। और जो नेक्स्ट भाई जल विद्युत निर्माण नदी का महत्वपूर्ण, हाँ भाई, महत्व बहुत अधिक है। तो ये वाली बात बता कि भाई देखो, एक तो मैंने बता दी ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। जब भी तुम्हारा ना कि नदियों का, हाँ भाई, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, फिर क्या जरूरत है, तो तुम्हें ऐसे पॉइंट बना के लिखना है। वरना एक दिन मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, कि भाई तुम्हें एग्जाम में लिखना किस तरीके से। अब सुनो, हाँ भाई, अगली बात करते हैं हम नदी प्रदूषण क्या होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना भाई, नदी प्रदूषण का मतलब है कि जब भी हम क्या है कि जो मतलब कि जिस तरीके से जो पानी की मात्रा गंदी हो रही है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे नदी प्रदूषण क्या है, तो जल की मात्रा में अधिक जहरीले पदार्थ का बढ़ जाने से बोलते हैं नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण से बच कर सकते हैं तो नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। भाई ये तुम्हारा ना योजना है, ठीक है। इन समय से कोई से गारंटी मैं कह रहा हूँ, देखो ये जो बस नहीं बोलते नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसको बोलते कि NRCP। हाँ भाई सुनो, तो हमने कहा कि भाई जो इसको क्या बोलते हैं, इसको NRCP मेरे पास है। तो इसके बारे में तुम्हें हल्का सा पढ़ना है, ठीक है। इसको याद करें, मैं तुम्हें इसको डिटो लर्न करो, ठीक है। मैं कहता तुम्हें डिट्टो आएगा, डिट्टो जब भी आएगा पूरा सेम आता है, कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं आता है। अब सुनो भाई, सबसे इसमें ना इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं हर बार बोलता हूँ कि इसका NCERT, ठीक है। NCERT में जो तुम्हारे पास ना जो नोट्स है, ठीक है, और जो तीसरे नंबर जो तुम्हारे एडिशनल बुक है, चौथे नंबर पे जो तुम्हारे MCQ है,
भाई ये सारे तुम्हें करने हैं। देखो अगर ना तुम मेरे नोट्स को याद कर लेते हो, ठीक, अगर तुम जो मेरे नोट्स हैं अगर इसको याद करते हो तो इसमें तुम्हारे एमसीक्यू हो जाएंगे, ठीक है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएगा, और जो तुम्हारे पास ना जो एडिशनल बुक के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है, सारा तुम्हारा इसी में कर हो जाएगा। तो भाई जो भी इस नोट्स को लेना चाहता है, ठीक है, वो मुझे कमेंट करे, और जब कमेंट करोगे मैं तुम्हें उसकी लिंक दूंगा, ठीक है, वहां से जाके तुम आराम से डाउनलोड कर पाओगे भाई, जिसको मतलब कि, और एक इम्पोर्टेंट बात और, ये जो पूरी पूरी बुक है ना, जो तुम्हारे जो 4 बुक है, चारों बुक की पीडीएफ एक साथ है, ठीक है, तो जो जब आराम से सकता है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।